Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, लास्ट क्लास में हमने साइकोलॉजी को डिटेल में स्टडी किया था. हमने इसके मीनिंग को समझा था. इसके बाद हमने बात की थी कैसे मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान से व्यवहार का विज्ञान बन गया, और फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. गाइज, आज की क्लास में हम चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे. मीन्स बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान के संप्रदाय. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइज, स्टार्टिंग में मनोविज्ञान अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं था. लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि इसका ओरिजिन जो है वो फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र से माना जाता है ना. तो बाद में क्या हुआ कि मनोविज्ञान को भी कई शाखाओं में विभाजित किया गया, जैसे बाल मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, है ना, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, ऐसी कई सारी शाखाएं हैं जिसमें इसको विभाजित कर दिया गया. लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी को. चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान. ओके, गाइस, अगर हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मनोविज्ञान क्या है आप सभी जानते हैं कि आज हम मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में जानते हैं. तो अगर हम बात करें बाल मनोविज्ञान, तो इसका अर्थ क्या हो गया? सिंपल सा है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन, है ना. जब आप किसी चाइल्ड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाता है? चाइल्ड साइकोलॉजी. ओके, और हम बालक के व्यवहार का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते कब से कब तक हैं? तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक हम बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं. ओके, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक. मीन्स फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू एडोलेसेंस. फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू एडोलेसेंस. ओके, तो गाइस, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है. यूपीटेट 2015 में आपसे पूछा गया था कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है. ओके, मीन्स स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. देन आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, जैसे सिर्फ गर्भावस्था, सिर्फ शैशवावस्था, केवल किशोरावस्था या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक. ओके, देन आपका आंसर क्या हो जाएगा? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक. यूपीटेट 2014 में आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? हु हैज सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी. देन सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा बालक का. हमें इस टर्म से ही पता लग रहा है बाल मनोविज्ञान बच्चे से ही रिलेटेड है ना, तो सिंपल आंसर हो जाएगा कि सेंट्रल प्लेस अगर आपसे पूछ ले बाल मनोविज्ञान के अनुसार किसका है तो बालक का ही होगा. ओके गाइस, चाइल्ड साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं. बस अभी तक 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे तो मैंने उनको आपको समझा दिया और इसको एक बार समझ लिया जिससे कि फर्दर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से उठता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ. तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की. एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान. ओके, शिक्षा मनोविज्ञान. गाइज, अभी हमने जब चाइल्ड साइकोलॉजी को समझा था तो हमने बात की थी कि उसमें बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, है ना. अगर अब आपको लग रहा होगा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ना, तो यहाँ भी हम बच्चे के बिहेवियर को ही स्टडी करेंगे. लेकिन कैसे करेंगे? एजुकेशनल एनवायरनमेंट में करेंगे. ओके, मीन्स शैक्षिक वातावरण में. तो जब हम शैक्षिक वातावरण में बच्चे के व्यवहार को अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान. गॉट इट? गाइस, कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति वर्ष बताइए. ओके, मीन्स ओरिजिन ईयर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो उत्पत्ति वर्ष अगर हमसे पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1900.
ओके। 1900 में मनोविज्ञान से अलग करके शिक्षा मनोविज्ञान नामक एक शाखा का निर्माण किया गया। ओके गाइस, चूँकि हम शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे है ना। हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन में आप क्या लेके आ गए, साइकोलॉजी को, है ना। तो ये जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लेके आ रहे हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है? रूसो को जाता है। याद रखिएगा, नोट कर देती हूँ। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, ओके, इसका श्रेय किसे? रूसो को। रूसो की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, वो याद आ गई होगी शायद, एमिल। ये रूसो की एक बहुत फेमस बुक है। इसमें एक इमेजिनरी चाइल्ड के बारे में बात की गई है, ठीक है, और आपके एग्जाम में आपसे पूछी भी जा चुकी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट गाइस, कभी कभी पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? ओके, मीन्स फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। अगर आपसे जनक पूछे जाएंगे तो वो कौन होंगे? E.L. थॉर्नडाइक। ओके, शॉर्ट में लिख देती हूँ, थॉर्नडाइक। गाइस, इन दोनों में ही आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लेकर आए रूसो, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है E.L. थॉर्नडाइक। गाइस, 1903 यानी 1903 में थॉर्नडाइक की एक बुक आई थी, इसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अपनी इस बुक में थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को एक व्यवस्थित क्रम में वर्णित किया था। ओके गाइस, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूँकि इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं होते हैं, तो हम इसको बस शॉर्ट में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ओके गाइस, हम किसी भी टॉपिक को उसके वेटेज के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में किसी टॉपिक से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं और हम उसको बहुत ज़्यादा पढ़ते चले जा रहे हैं। जो टॉपिक आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है, हम उतना ही उसे टाइम देंगे। ओके, तो चलिए, अगर हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में, तो सबसे पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म, ओके, मीन्स संरचनावाद। संरचनावाद। तो चलिए गाइस, हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि संरचनावाद के जनक कौन है ना, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो वो कौन है? विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट, ओके। वुंट के अलावा टिचनर को भी फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म बोला जाता है। ओके, टिचनर, ओके, ये इन्हीं के शिष्य थे। अब आपको लग रहा होगा कि दो लोगों को हम फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो चलेगा, इसे हम देख लेते हैं। जो बेसिक आइडिया था स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद का, वो विलियम वुंट ने दिया था, लेकिन विलियम वुंट ने कभी भी स्ट्रक्चरलिज्म टर्म को यूज़ नहीं किया। ओके, यह टर्म यूज़ किसने किया था? टिचनर ने। अगर विलियम वुंट की हम बात करते हैं, तो चलिए मैं नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इन्होंने वॉलंटेरिज्म यानी स्वैच्छिकवाद टर्म को यूज़ किया था, ना कि स्ट्रक्चरलिज्म को। स्ट्रक्चरलिज्म को किसने यूज़ किया था? इस टर्म को यूज़ किया था टिचनर ने। और टिचनर जो थे, इन्होंने वुंट की ही विचारधारा में कुछ संशोधन किया और इसको आगे बढ़ाया। ओके, तो इसलिए इनको भी फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म बोला जाता है। आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा, तो आप उसको पिक करेंगे। ओके गाइस, यही वह संप्रदाय है जिसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना कि मनोविज्ञान का ओरिजिन यानी साइकोलॉजी जो है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो वो
फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो इसे अलग किसने किया था? संरचनावाद ने किया था। ओके, याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र से अलग। ओके, नेक्स्ट गाइस हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म में किस मेथड को यूज किया जाता था। ओके, तो आत्मनिरीक्षण, इसको हम अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। ओके, आत्मनिरीक्षण, अंतर्दर्शन भी लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें। इसके अलावा स्व अवलोकन विधि भी इसे कहते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इंग्लिश में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्व अवलोकन विधि, अंतर्दर्शन विधि। ओके, अब हम एक बार समझ लेते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण विधि क्या है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है, या फिर अभी हमने बात की थी स्व अवलोकन विधि मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो आपको टर्म से ही समझ आ रहा होगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, हम खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो वही है, इसमें अपनी ही आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। मीन्स हम बोल सकते हैं अपनी इंटरनल मेंटल प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाता है। किसमें? स्व अवलोकन विधि में, मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड में, या फिर आत्मनिरीक्षण विधि में। ओके, तो यहाँ से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। गाइस साइड में हम कीवर्ड नोट करते जाएंगे, जिससे कि लास्ट में हम इन कीवर्ड की हेल्प से इन सभी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को रिवाइज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कीवर्ड क्या हो गया? एस मीन्स स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। गाइस नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद। ओके, प्रकार्यवाद। फंक्शनलिज्म से आपको कुछ याद आ रहा है? शायद आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद के जनक तो कौन थे? विलियम जेम्स। ओके, फादर की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? विलियम जेम्स। ओके, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लीजिए, जिससे कि आप और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। गाइस प्रकार्यवाद जो है वो संरचनावाद के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें मानसिक अवस्थाएं जो हैं उनकी प्रकृति पर जोर दिया जाता है। मीन्स मेंटल स्टेट्स का जो नेचर है उस पर फोकस किया जाता है। किसमें? प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म में। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं उठते हैं, यहाँ से आपसे मेन यही पूछा जाता है कि फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन है, तो वो कौन है? विलियम जेम्स। अगर हम कुछ अन्य प्रकार्यवादियों की बात करें तो जॉन डेवी। ओके, इसके अलावा थॉर्नडाइक, ये कुछ फेमस नाम है जो आपने सुन रखे होंगे। ओके, ये कौन थे? फंक्शनलिस्ट ही थे। ओके, तो हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा? एफ फॉर फंक्शनलिज्म। ओके, मीन्स प्रकार्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म मीन्स संज्ञानवाद। ओके गाइस, जितने भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं यानी जितने भी संप्रदाय हैं मनोविज्ञान के, यहाँ से आपके टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठते हैं, तो हम वेटेज के अकॉर्डिंग ही उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो संज्ञानवाद जो है इसमें मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मीन्स इसमें क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है मेंटल प्रोसेस को। किसको? इंटरनल मेंटल प्रोसेस को, मीन्स आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं को। अगर हम मेंटल प्रोसेस यानी मानसिक प्रक्रियाओं की बात करें कि कौन सी होती हैं, जैसे सोचना, समझना, तर्क, है ना, समस्या समाधान, निर्णय देना, ये सभी क्या है? मानसिक प्रक्रियाएं हैं। मीन्स थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक, ओके, डिसीजन मेकिंग, ये सभी क्या है? मेंटल प्रोसेस है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस हमारा थर्ड कीवर्ड क्या हो जाएगा? सी मीन्स कॉग्निटिविज्म। ओके, तो गाइस नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी गेस्टाल्टवाद। ओके, इसको आप गेस्टाल्ट मनोविज्ञान भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मीन्स गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक, तो वो कौन है? मैक्स वर्दिमर। ओके, नोट कर देती हूँ, फादर कौन है?
मैक्स वर्थिमर। ओके, इनके अलावा कोलर और कोफका कुछ अन्य गेस्टाल्टवादी हैं जो बहुत फेमस हैं। गाइस चलिए हम समझ लेते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी गेस्टाल्टवाद है क्या, है ना। तो गेस्टाल्टवाद जो है वो होल टू पार्ट की बात करता है, मीन्स समग्र से अंश की बात करता है, ठीक है। होल टू पार्ट, होल टू पार्ट कैसे बात करता है ना। तो गेस्टाल्टवादी जो है वो यह मानते हैं कि मनुष्य जो है वो किसी भी परिस्थिति को या फिर किसी भी वस्तु को समग्र रूप में देखता है, होल देखता है, ना कि उसको पार्ट में तोड़ तोड़ कर। जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करती हूँ। जैसे अगर आप कभी किसी बच्चे को देखते हैं, है ना, और आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप क्या बोलते हैं कि बहुत प्यारा बच्चा है। ऐसा तो नहीं है कि आप ये बोलते हैं कि अरे इस बच्चे की आंखें बड़ी प्यारी हैं, इसकी तो नाक बड़ी अच्छी है, इसके हाथ बहुत अच्छे हैं इसलिए प्यारा। हाँ, हो सकता है आप बाद में इन सभी चीज़ों को देखें, लेकिन स्टार्टिंग में आप एज अ होल देखते हैं कि बच्चा बहुत प्यारा है ना। जैसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सपोज हम रास्ते पे घूमने गए, हमें वहाँ बहुत प्यारा सा मकान दिखा, तो हम क्या कहते हैं, वाह कितना प्यारा मकान है। ऐसा तो नहीं कहते कि अरे इसमें तो बड़ी अच्छी सी खिड़कियाँ लगाई हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में देखते हैं कि उसमें खिड़की कैसी है, उसमें दरवाजे कैसे हैं, उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसी है। स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में हम सिर्फ यही देखते हैं कि बहुत प्यारा मकान है। तो वही गेस्टाल्टवादी भी बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि इंसान किसी भी परिस्थिति को या फिर किसी भी वस्तु को समग्र रूप में देखता है, ना कि उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर। ओके, तो गाइस चलिए हम कीवर्ड नोट कर लेते हैं। तो हमारा कीवर्ड क्या होगा, जी, मीन्स गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद। ओके गाइस, अगर हम बात करें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म की तो वो हैं वॉटसन। ओके, वॉटसन, इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोला जाता है। चलिए मैं इधर लिख देती हूँ, हिंदी में भी आप नोट कर लीजिएगा। ओके, व्यवहारवाद के जनक कौन है, वॉटसन। गाइस व्यवहारवादी जो हैं वो यह मानते हैं कि मनुष्य की पृष्ठभूमि की, मीन्स उसके बैकग्राउंड की केयर किए बिना हम उसे किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं। ओके, मीन्स हम जैसा चाहें उसको वैसा बना सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि बिहेवियरिस्ट जो हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, मीन्स वो बैकग्राउंड को तो नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, वो हेरिडिटी पर फोकस नहीं करते बल्कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये मानते हैं कि पृष्ठभूमि चाहे जैसी भी हो, मीन्स बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, हम उसको एनवायरनमेंट यानी वातावरण के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से कार्य करने के लिए ढाल सकते हैं। जैसे कि वॉटसन की एक डेफिनेशन भी है, इन्होंने बोला था मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दो, मैं उसको किसी भी तरीके से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करूँगा। इन्होंने बोला था कि ये उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, है ना, और यहाँ तक इन्होंने कहा था कि भिखारी या चोर भी बना देंगे, सिर्फ एनवायरनमेंट के बेस पे उसके बैकग्राउंड की केयर किए बिना। ओके, तो वही ये व्यवहारवादी क्या मान रहे हैं कि हम मनुष्य को किसी भी तरीके से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं उसके पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना। वॉटसन के अलावा 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक हुए थे, जॉन लॉक। ओके, इन्होंने 17वीं सेंचुरी में मीन 17वीं शताब्दी में इन्होंने एक टर्म दिया था टेबुला रासा। शायद आप सभी ने सुन रखा होगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ओके, तो इसका मतलब पूछा गया था, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट। मीन्स जॉन लॉक जो थे इन्होंने बच्चे की तुलना एक खाली तख्ती से की थी, कोरी तख्ती हम बोल सकते हैं हिंदी में। इन्होंने बोला था कि बच्चा जो है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, आप जैसा चाहो उसको वैसा बना सकते हो। ओके, तो यही है व्यवहारवाद, कि व्यवहारवादी यही मान रहे हैं कि हम बच्चे को कैसा भी बना सकते हैं, हेरिडिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ एनवायरनमेंट का ही पड़ता है। हालांकि मनुष्य जो है वो वातावरण और आनुवंशिकता दोनों की ही अंतःक्रिया का परिणाम है, पर अगर आपसे व्यवहारवाद के अनुसार पूछा जाएगा तो इन्होंने वातावरण पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, आनुवंशिकता को नकारा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो हमारा कीवर्ड हो जाएगा बी। ओके, बिहेवियरिज्म।
गाइज हमारा नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है साइको एनालिसिस। आप सभी ने सुन रखा होगा साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद। ओके, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ साइको एनालिसिस मीन्स मनोविश्लेषणवाद के जनक, तो वो कौन है? सिगमंड फ्रायड। शायद आप सभी जानते होंगे। ओके गाइस, साइको एनालिसिस जो है यानी मनोविश्लेषणवाद, इसमें व्यवहार पर अचेतन मन के प्रभाव की बात की गई। मीन्स इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर। ओके, व्यवहार पर अचेतन मन के प्रभाव की बात की गई। चलिए मैं लिख ही देती हूँ, व्यवहार पर अचेतन मन का प्रभाव। ओके, इसकी बात किसमें की गई थी? साइको एनालिसिस में की गई थी। गाइस, सिगमंड फ्रायड ने ईड ईगो सुपर ईगो की बात की थी, शायद आपको याद आ रहा होगा। फर्दर जब हम सिगमंड फ्रायड की थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा? पी यानी साइको एनालिसिस। तो चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद। गाइस, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद के जनक, तो वो कौन होंगे? अब्राहम मैस्लो। चलिए अब मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ, हिंदी वाले बच्चे खुश हो जाएंगे। अब्राहम मैस्लो। ओके, मानवतावाद जो है यानी ह्यूमनिज्म, इसको भी हम समझ लेते हैं कि इसमें किस पर फोकस किया जाता था। तो इसमें मानवीय मूल्यों व गरिमा पर फोकस किया जाता था, यानी कि हम बोल सकते हैं फोकस ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड डिग्निटी। ह्यूमन वैल्यूज एंड डिग्निटी। ओके गाइस, मानवतावाद जो था वो साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। ओके, तो हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा? एच मीन्स ह्यूमनिज्म। तो चलिए अब हम लास्ट में एक बार इन सभी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था स्ट्रक्चरलिज्म, देन फंक्शनलिज्म, कॉग्निटिविज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस एंड ह्यूमनिज्म। गाइस, आज की क्लास में हमने चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। गाइज, आई होप आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। गाइज, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।